नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। और आज हालांकि बात होनी चाहिए थी अमेरिका और भारत के बीच होने वाली डील की, लेकिन उसके अभी डिटेल नहीं आए हैं। आज भारत बंद है, उसकी भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन उसके डिटेल भी शाम तक आएंगे। और आज बात और भी कई मुद्दों पर हो सकती थी, लेकिन आज एक अचानक मुद्दा आया मुझे बंगलों पर बात करने की। देश के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने सादगीपूर्ण हैं, इतने आदर्श हैं कि उनका परिवार भोपाल स्थित राजधानी में जो श्यामला हिल पर सरकारी बंगला है मुख्यमंत्री का, उसमें नहीं रहता। मैं चौंका, मैं गदगद हो गया कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इतने आदर्श मुख्यमंत्री हैं कि उनका परिवार सरकारी आवास में नहीं रहता, जबकि दूसरी ओर देश में सरकारी आवासों पर रहने के लिए बड़ी मारामारी होती है। अभी ताज़ा मामला आपको याद ही है, जो हमारे देश के पूर्व सीजेआई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के पुराने जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ साहब, उनके सरकारी बंगले को खाली कराने की बात आई तो लोग हंगामा मचाने, लोग कहने लगे ये असंवेदनशील मामला है, उनकी बच्चियां बीमार हैं इसलिए उनको वहाँ रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बड़ा प्रभावित था इस खबर से कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव का परिवार भोपाल में सरकारी बंगले में नहीं रहता। और इसको लेकर के मैंने एक लंबा चौड़ा लेख भी लिख दिया अपने सोशल अकाउंट पर। और लेख में मैंने उनकी तारीफ भी की, क्योंकि उनके जो पत्नी हैं वो उज्जैन में उनके गृहनगर में उनकी मुख्यमंत्री की माता जी की सेवा कर रही हैं। उनके दो बेटे हैं, एक बेटा भोपाल में एमएस कर रहा है, वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहता है। दूसरा बेटा और बेटी है, वो भी डॉक्टर हैं, वो उज्जैन में एक अपना निजी अस्पताल चलाते हैं। यानी कि वो हर परिवार का हर सदस्य ये सरकारी बंगले के मोह से दूर है। और मेरी ये पोस्ट जैसे ही जारी हुई तो मुझे तमाम ऐसी सूचनाएं मिली कि मैं हैरान रह गया। मुझे मेरे मित्रों ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो कथन सार्वजनिक रूप से एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को दिया, उसमें तो झोल ही झोल है। कैसा झोल है भाई? तो तफ्तीश की तो पता चलता है कि भोपाल में ही माननीय मुख्यमंत्री के पास दो सरकारी बंगले हैं। एक तो सरकारी आवास श्यामला हिल पर है, दूसरी एक विंध्य कोठी है भोपाल में ही, उस पर भी उनका कब्जा है। और इसके अलावा फिर उनके गृहनगर से कुछ मित्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उज्जैन में भी जो कुलपति निवास है उसको सीएम हाउस के रूप में बदल रहे हैं। फिर एक मित्र ने बताया कि अरे भाई, दिल्ली में भी उनके पास मुख्यमंत्री आवास आवंटित हो गया है, और वैसे भी मध्य प्रदेश भवन उनका पूरा आवास है ही। यानी और इंदौर में भी मुख्यमंत्री आवास एक तरह से अघोषित रूप से बन गया है। यानी एक मुख्यमंत्री और 5 आवास, ये कल्पनातीत है। हालांकि मुख्यमंत्री जहाँ चाहे वहाँ आवास बना सकता है, सक्षम होता है, लेकिन जब सरकारी बंगलों के प्रेम की बात चलती है तो सबसे पहले याद आती है मुझे हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल पहले एक छोटे से मकान में रहते थे, जब मुख्यमंत्री बने तो सरकारी आवास में आ गए, और सरकारी आवास में आ गए तो कहते हैं कि उन्होंने उस पर 33-34 करोड़ रुपए साज सज्जा पे खर्च कर दिए। और यही साज सज्जा अरविंद केजरीवाल की गले की हड्डी बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सरकारी बंगले को शीश महल का नाम दिया और चुनावी मुद्दा बना दिया। और आखिरी में आप देखें कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, और उस सरकारी बंगले को हालांकि भाजपा ने कहा था कि वो म्यूजियम के रूप में तब्दील करेगी, तो अभी तक तो नहीं हुआ है। और जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा अग्रवाल, उसमें गई हैं नहीं गई हैं इसकी भी मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन सरकारी बंगलों को लेकर के प्रेम बड़ा अभूतपूर्व रहता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15-17 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो वो सरकारी आवास था उनका श्यामला हिल मुख्यमंत्री भवन। लेकिन एक विधायक के रूप में उनको ये नीचे 74 बंगले में बंगला एक मिला था। एक बंगले से उनका पेट नहीं भरा तो एक बंगला और जोड़ के, 2 बंगले जोड़ के उन्होंने मुख्यमंत्री आवास, उसको दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री आवास बना दिया। अब बाकी दूसरे शहरों में उनके पास कितने आवास हैं ये मैं जानता नहीं ना, मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि ये छिद्रान्वेषण करने से पता चला लोग कहेंगे कि आप व्यक्ति विशेष को लेकर के उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बंगले तो बंगले होते हैं। सरकारी बंगलों का प्रेम इतनी आसानी से छूटता नहीं है।
कतिपय कुछ लोग होते हैं जो सरकारी बंगलों से ज़्यादा मोह नहीं रखते। उदाहरण के लिए लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है बंगला प्रेम से दूर रहने वालों में। राहुल गांधी को आपको याद हो, एक प्रकरण में उनकी लोकसभा की सदस्यता इस आम चुनाव से पहले रद्द कर दी गई थी। तो जो हमारा दिल्ली का PWD है, CPWD है, उसने राहुल गांधी को 1 हफ्ते में बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया। और राहुल गांधी भी ऐसे ठहरे कि 2 दिन में अपना सामान उठाया, सामान था ही गया उनके पास, और चलते बने चाबी सौंप करके PWD की। ऐसे लोग बहुत कम हैं। मेरे जानकारी में ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जो अपने वैधानिक, संवैधानिक, अवैधानिक पदों पर रहते हुए सरकारी बंगलों में काबिज हुए थे, और आज जब उनके पैर कब्र में लटके हैं तो भी वो सरकारी बंगले छोड़ने को खाली नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हों, या उनके पूर्ववर्ती तमाम सारे मंत्री और मुख्यमंत्रियों के नाम लिए जा सकते हैं। IAS अधिकारी भी इसमें पीछे नहीं रहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक IAS अधिकारी हुआ करते थे, विनय शंकर शुक्ला। वो उन्होंने तो सरकारी बंगला लिया नहीं, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस पर कब्जा कर दिया, और पूरे 3-4 साल बिना पैसे दिए सरकारी गेस्ट हाउस में रहे। उन्हें बलात् बड़ी मुश्किल से, फोर्सफुली, अनुनय विनय करने से जब बात नहीं बनी तो उन्हें सरकारी बंगले से हटाया गया, और वो उनको उनके गृह नगर रायपुर भेजा गया। वो जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ल, उनके परिवार के सदस्य बताए जाते थे। अब वो दिवंगत हो गए हैं। भारत मध्य प्रदेश की सरकार ने वो जो डाक बंगला था, जो सरकारी सर्किट हाउस था, जो भी था, उसका किराया न मिलने के चक्कर में, वसूलने के चक्कर में उनकी पेंशन रोक दी थी। अब वो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। उनके परिजन वो रुकी हुई पेंशन हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी बंगलों में लोग क्यों रहना चाहते हैं। अलग अलग तर्क होते हैं। कोई कहता है कि साहब आप वो मुख्यमंत्री हैं, या वो मंत्री हैं, या विधायक हैं, तो उनसे मिलने वालों की संख्या इतनी होती है कि वो उनके निजी आवास में वो व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, इसलिए सरकारी बंगले जो 4 बीघा, 8 बीघा और उससे भी बड़े बड़े क्षेत्रफल में होते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश के कई मुख्य सचिव थे जो सरकारी बंगलों में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अलग अलग तरह से जुगाड़ लगा करके सरकारी बंगलों में बने रहे। अब एक स्वर्गीय हो गए राकेश साहनी साहब थे, डी सिल्वा साहब हैं, ये रिटायर हो गए, लेकिन साहनी साहब तो अब रहे ही नहीं। डी सिल्वा साहब हैं, कभी रेरा के चेयर बन गए, कभी किसी आयोग के चेयरमैन बन गए, और सरकारी बंगलों में डटे हुए हैं। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदर्श की जो चर्चा होती है वो बड़ी खोखली साबित हुई। हालांकि सरकारी बंगलों में परिवारों को न रखने की परंपरा बड़ी पुरानी है, कई लोग नहीं रखते थे। अब आज के प्रधानमंत्री कोई देख लीजिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी बंगले में नहीं रहता। उनकी माताजी भी उनके गांव में रहती थी, अब दिवंगत हो गई हैं। उनकी पत्नी से तो उनका कोई लेना देना है ही नहीं है, लंबे अरसों से, 50-60 साल से। उनके भाई, भतीजे, भांजे, कोई सरकारी बंगले में नहीं रहता। ऐसे ही उसके पहले कई उदाहरण हैं, लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि लोगों ने, अगर परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को सरकारी बंगले में रख दिया। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उनके पास लड़की भी थी, तब तक दामाद भी था, सब उनके सरकारी आवास में, प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह की बेटी उनके साथ रहती थी, और इसमें हालांकि कोई आपत्ति नहीं है। एक सरकारी बंगले में परिवार रहे ना रहे, इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आदर्श दिखाए कि उसका परिवार सरकारी बंगले में नहीं रहता और वो 4-4 जगह घेर के बैठा हो, तो ज़रूर हैरानी होती है। और ऐसे चरित्र अगर आप खोजेंगे तो आपको हर राज्य में, पूरे देश में मिल जाएंगे, चाहे वहाँ सिंगल इंजन की सरकार हो, चाहे वहाँ डबल इंजन की सरकार हो। अब सरकारी बंगलों में जो सुख होता है वो निजी बंगलों में तो नहीं हो सकता। मैं भी बरसों तक सरकारी बंगले में रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि सरकारी बंगले में संधारण का आपको पैसा देना नहीं है, बाग बगीचे आपके मेंटेन हो ही जाते हैं,
पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के लोग आपकी सेवा करते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से, अगर आप हमारे माननीय न्यायाधीशों के बंगले देखें तो 5 स्टार होटलों से भी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि वो एक आंख तैरते हैं और पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी जो वो चाहते हैं, चाहे वो नियम में हो या नहीं हो, करके गुजर जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आप देखें तो जो हमारी स्मार्ट सिटी योजना का है, बहुत बड़ा पैसा उस गांधी रोड पर लग गया, साज सज्जा में लग गया, जिस गांधी रोड पर या तो आईएएस रहते हैं या माननीय जज साहिबान रहते हैं। फुटपाथ खा गए स्मार्ट योजना के तहत, उस गांधी रोड को सजाने में फुटपाथें ख़त्म कर दी, वहाँ रंगीन लाइटें लगा दी, फव्वारे लगा दिए और जाने क्या क्या कर दिया। यानी आम आदमी से फुटपाथ भी छीन ली, आम आदमी की जेब का पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन उसके हित में कुछ नहीं हुआ। यही हाल अब मुख्यमंत्री जी की मेरी सोशल साइट पर जब पोस्ट आई तो उसके बाद रोज लोग नए नए तथ्य दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं, इधर आप कह रहे हो कि माननीय मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ बंगले में नहीं रहते, वहाँ उनके दामाद उज्जैन में जो है वो जिस जमीन पर उनका वो बना हुआ है, अस्पताल बना हुआ है, वो एक तरह से जबरन हत्याई गई ज़मीन है। कितने लोगों को बेदखल करके वो उस ज़मीन पर ये बनाया गया है उनका अस्पताल। तो कहने की बात यह है कि सरकारी बंगलों का, सरकारी संसाधनों का मोह कोई नहीं छोड़ना चाहता। बंगलों ही नहीं, सरकारी गाड़ियों की बात है। आजकल मध्य प्रदेश की बात मैं करूं, मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट गैरेज में गाड़ियां बहुत कम है, लेकिन मंत्रियों को और तमाम आयोग के सदस्यों को सरकारी गाड़ियां देना है, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों को सरकारी गाड़ियां देना पड़ती हैं सरकार की ओर से। तो उनके लिए टैक्सीज लगाई गई हैं, प्राइवेट टैक्सी। और टैक्सियों में भी कौन सा चाहिए, अत्याधुनिक मॉडल की, जो सबसे आधुनिक मॉडल आया हो, जो सबसे कम माइलेज देता हो लेकिन सबसे ज़्यादा लग्जरियस हो, वो गाड़ियाँ चाहिए। और वो दी जा रही हैं, क्योंकि कोई उस पर रोक टोक, जनता तो रोक लगा नहीं सकती। आप चाहे आरटीआई लगा लो, चाहे कोई सीबीटीआई लगा लो, क्योंकि सब जो ऊपर से नीचे तक प्रशासन है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, सब एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं और एक दूसरे की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, इसलिए ये संभव हो पाता है। अन्यथा यदि कोई मुख्यमंत्री 15 साल रहा हो किसी प्रदेश में, तो क्या उसके पास अपना घर नहीं होगा? क्या उसे विधायक के नाते मिलने वाले सरकारी बंगले की बहुत ज़रूरत है? क्या वो अपने बंगले में बैठ कर के जनता की सेवा नहीं कर सकता? क्या कोई मुख्यमंत्री जो भोपाल में शासकीय आवास एक उसके पास है, तो उसको एक से ज़्यादा आवासों की ज़रूरत पड़ती है? ये सब पड़ताल की बातें हैं, लेकिन ये नैतिकता से जुड़ी बातें हैं। और नैतिकता राजनीति में अब उसका कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता। बड़े से बड़े नैतिक ताकि अलमबरदार नेता अनैतिक काम कर रहे हैं, सरकारी बंगलों में जमे हैं, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे यात्रा भत्ते, टेलीफोन भत्ते, ये सब एक तरह से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ही है। अन्यथा एक विधायक को, एक सांसद को, एक मंत्री को, एक मुख्यमंत्री को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, इतनी पैसा तनख्वाह मिलती है कि वो अगर चाहे तो अपनी जेब से अपने खर्चे पूरे कर सकता है। लेकिन नहीं, चाय भी अगर पिएगा तो सरकारी पैसे की पिएगा, किसी मंदिर पर अगर चढ़ौती चढ़ाएगा तो उसके लिए भी सरकारी पैसा चाहिए, किसी को दान दक्षिणा देना है तो उसके लिए भी सरकारी पैसा चाहिए। तो इन सब से मुक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि इस देश में नैतिकता का पतन हो चुका है, ईमानदारी कहीं बची नहीं है, राष्ट्रभक्ति कहीं बची नहीं है। जो कुछ भी है सब नारेबाजी में तब्दील हो गया है और लोग भ्रष्टाचार करने में, अनैतिक तरीके से सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कहिए या दुरुपयोग कहिए करने में एक से बढ़कर एक हैं। और हमारी बिरादरी के भी बहुत से लोग हैं जो मान लीजिए अगर सक्रिय हैं तो, निष्क्रिय हैं तो, वर्तमान हैं तो, पूर्व हैं तो, चाहते हैं कि उन्हें सब जगह सरकारी संसाधन मिले, उनको रेस्ट हाउस मिले, उनको टैक्सी मिले, देश के किसी भी हिस्से में जाएं, उत्तर पूर्व में जाएं, चाहे दक्षिण में जाएं, चाहे पश्चिम में जाएं, जुगाड़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई कनेक्शन निकल आए तो कम से कम कुछ नहीं है तो सरकारी डाक बंगला तो मिल ही जाए फ्री फंड में। हालांकि उसका निर्धारण होता है कि आपको, अगर आप शासकीय काम से नहीं आए हैं और उसमें
आवास रिक्त है और आपको दे दिया गया है तो आपको नियमानुसार उसका किराया देना चाहिए, खान पान का पैसा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब ये इसलिए नहीं होता क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा मुख्यमंत्री वैसे मंत्री, वैसे विधायक, वैसी जनता, वैसे पत्रकार, वैसे अधिकारी। और इससे मुक्ति के लिए अब आप चाहे सुंदरकांड करें, चाहे महामृत्युंजय जाप करें, चाहे अखंड रामायण करें, बात बनने वाली नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ यही नैतिकता भ्रष्टाचार का मुद्दा था। अगर आपके संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ें हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे इस चक्षुदर्शी चैनल के साथ। इस एपिसोड को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।